बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दो क्लासेस में हमने मटेरियल सिलेक्शन चार्ट डिस्कस कर दी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या थर्मल प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं तो मटेरियल मटेरियल सिलेक्शन चार्ट से तो ठीक है, हमें आसान हो गया। हमें इतना पता लग गया मटेरियल सिलेक्शन चार्ट से कि मैं सरामिक से सिलेक्शन करूँगा या पॉलीमर से या मेटल से या एलाइज से। ठीक है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसका भी पता होना चाहिए। अगर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, बास केसेस में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का पता हो तो हम फाइनल सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादातर हमने टाइम के साथ साथ डिस्कस की है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ हम मटेरियल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज कुछ हम नहीं पढ़ेंगे और कुछ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी है। जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, इको प्रॉपर्टीज़ है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो जनरल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टी। ये जो इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है, ये बास कंडीशन में आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जनरल प्रॉपर्टी, जिसमें डेंसिटी और प्राइस है। इस तरह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इस तरह थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है, इको प्रॉपर्टी या एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, तो बास कंडीशन में ये भी काम आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे साथ जनरल, मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ है। Each material has a set of attributes, its properties list although long as incomplete. All properties are normalized. मतलब हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें मटेरियल प्रॉपर्टी मालूम हो तो मटेरियल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर मटेरियल प्रॉपर्टीज मालूम ना हो तो फिर मटेरियल सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, फिर हम मटेरियल सिलेक्शन नहीं कर सकते अगर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम ना हो। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए मटेरियल प्रॉपर्टी ज़रूरी है। अब हमारे साथ सबसे बड़ा किंगडम मटेरियल्स है, फिर उसके फैमिलीज है, क्लासेस है, सिरामिक्स है, पॉलीमर्स है, मेटल्स है, नेचुरल मटेरियल्स, फॉर्म्स और कंपोजिट्स मटेरियल्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि सिरामिक क्या है, पॉलीमर क्या है। ठीक है, फिर मेटल्स के क्लासेस है। मेटल की क्लासेस में स्टील्स है, कापर एलाइज है, स्टील भी एलाई है, लेकिन एलाइज भी मेटल्स के क्लास में आते हैं। कापर एलाइज, एल्यूमिनियम एलाइज, टाइटेनियम एलाइज, निकल एलाइज, जिंक एलाइज। फिर उसमें मेंबर्स हैं। एल्यूमिनियम एलाइज के सब क्लासेस हैं, एल्यूमिनियम 1000, एल्यूमिनियम 2000, एल्यूमिनियम 3000। फिर एल्यूमिनियम 6000 के फर्दर एट्रीब्यूट्स, डेंसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कोरोजन प्रॉपर्टीज, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक और जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हर मतलब पहले हम पूरी किंगडम से क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। क्लास के बाद मेंबर और मेंबर के बाद उसके प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एलाई 6000 आ गया। ठीक है, तो फिर हम एल्यूमिनियम एलाई 6000 की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रॉपर्टी में डेंसिटी है, प्राइस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस का भी पता होना चाहिए कि प्राइस कितना है, और ये पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इस तरह डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डेंसिटी है, तो डेंसिटी आपको पता है, मैंने डिस्कस भी किया है। ठीक है, कि डेंसिटी जितना कम हो उतना उसका वेट कम होगा। ठीक है, तो यूनिट हमारे साथ इसका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे साथ डेंसिटी ऑफ वाटर टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर टू दी
डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस लिक्विड, जिसके साथ हम कंपैरिजन या मुआवजना करते हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइज मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम मालूम कर ले तो उसको हम नॉर्मलाइज मास करें, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मास कितना है, ठीक है। या स्पेसिफिक मास पर यूनिट वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं बल्कि नॉर्मलाइज मास इसका कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी में हमारे साथ डेंसिटी है, और मुख्तलिफ मटेरियल की डेंसिटी आपको टेबल से ग्राफ से नजर आते हैं, ठीक है। डेंसिटी वर्सेस मटेरियल, तो कंपोजिट मटेरियल की डेंसिटी हमारे साथ ये है, ठीक है। इस तरह सिरामिक्स की डेंसिटी भी ज्यादा है, इस तरह फोम्स की डेंसिटी कम है, मेटल्स, नेचुरल मटेरियल और पॉलीमर सब की डेंसिटी आपको नजर आता है, ठीक है। तो सबसे पहला मटेरियल प्रॉपर्टी जो हम चेक करते हैं एक मटेरियल सिलेक्शन के लिए, तो वो हमारे साथ डेंसिटी है, और दूसरा हमारे साथ प्राइस है। और मैंने आपको बताया कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का के प्राइस का पता होना चाहिए, ठीक है। हम कोई रिसर्च करते हैं उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड हो, तो प्रोसेस सिलेक्शन उसमें मोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के, ठीक है। तो लेकिन हर मटेरियल में वाइड रेंजेस पाए जाते हैं, हर मटेरियल में बहुत ज़्यादा रेंजेस हैं, किसी मटेरियल की प्राइस स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख ले नीचे ग्राफ में, तो सिरामिक्स का लोअर से हायर ऑर्डर में, कंपोजिट अक्सर एक्सपेंसिव होते हैं, उसका प्राइस ज़्यादा होता है। मेटल्स में भी लोअर कास्ट वाली भी है और हायर कास्ट वाली भी है, इस तरह पॉलीमर में भी, और ठीक है। तो हमारे साथ वाइड रेंज है, स्पेन ए वाइड रेंज and is not certain. However, it is useful to have an approximate price in early stages of selection. A complex function of marketplace and depend on components which make up the material, e.g. align editions. ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है एलाइन एडिशन पे, हम किस किस्म के एलाई ऐड करते हैं, ठीक है। तो एलाई की मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइटेनियम निकल एलाई बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम निकल कॉपर एलाई है, तो ये तो एक्सपेंसिव नहीं है, इसका प्राइस कम है। लेकिन अगर इसके साथ हम प्लाटियम या प्लाटीनियम मिलाते हैं, तो प्लाटीनियम और प्लाटियम या AU AG ये हमारे साथ एक्सपेंसिव है। तो ये एडिशन ऑफ एलाई पे डिपेंड करता है, जिस जो कंपोनेंट्स हैं एलाई के जो कंपोनेंट्स हैं उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट हम इसके साथ ऐड करते हैं। अगर टाइटेनियम के साथ निकल ऐड करते हैं तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, टाइटेनियम निकल के साथ कॉपर ऐड करते हैं तो वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर प्लाटीनियम या प्लाडियम या AU या AG ऐड करते हैं तो वो एक्सपेंसिव है। तो प्राइस हमारे साथ इम्पॉर्टेंट है मटेरियल प्रॉपर्टीज में। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो एक कंपोनेंट स्टेप होना चाहिए, टफ होना चाहिए, स्ट्रांग और लाइट, ये चार प्रॉपर्टी ऑल ओके होनी चाहिए। पहला जो फिगर आपको नजर आता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है, इसी कंडीशन में इसका स्टेपनेस भी ज्यादा है, ये टफ भी है, टफनेस भी ज्यादा है। टफनेस मतलब कि फ्रैक्चर से पहले मैक्सिमम एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर सकता है, स्ट्रांग भी है, ब्रेक नहीं हो सकता, और लाइट भी है, डेंसिटी भी, लाइट मतलब इसकी डेंसिटी कम है। तो ये ओके है, ठीक है। हमें एक मटेरियल स्टेप होना चाहिए, टफ होना चाहिए, स्ट्रांग और लाइट, ठीक है। तो स्टेप का मतलब अभी इसको देखते हैं, नट स्टेप एना मतलब स्टेपनेस तब ज्यादा होगी जब यंग मॉडुलस ज्यादा होगी, जब यंग मॉडुलस ज्यादा होगी उसी टाइम में स्टेपनेस ज्यादा होगी। नट स्ट्रांग इनफ, ये दूसरा वाला, जब ये इसी केस में ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा वाला जो ब्रेक हो गया है इसके टफनेस कम है, ठीक है, इसके टफनेस कम है, नीड बेगर फ्रैक्चर फ्रैक्चर टफनेस, इसको फ्रैक्चर टफनेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा जो आपको नजर आता है टू हेवी है, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो स्टेप हो, टफ हो, स्ट्रांग हो और लाइट हो, ठीक है, जो सारे आपको नजर आते हैं। इलास्टिक, अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में जो दो इंपॉर्टेंट है वो डेंसिटी है और प्राइस है। तीसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है इलास्टिक मॉडुली, इलास्टिक मॉडुली जमा है इलास्टिक मॉडुलस का, ठीक है। इसकी यूनिट है गीगा पास्कल, या पास्कल की जगह हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, पास्कल बराबर है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का। अब इलास्टिक मॉडुलस हम कैसे मालूम करेंगे? स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व,
मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस स्ट्रेन करो आपने ड्रा की है, और आमतौर पर ब्रिटल और डक्टाइल का तो आपको पता है, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन करो हम कैसे ड्रा करेंगे, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन करो हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। और बाकी हम अगर मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल कोर्स जिसने पढ़ा हो तो इसमें हमने 5 किस्म के करो स्ट्रेस स्ट्रेन हमने ड्रा की थी, ठीक है। तो उस स्ट्रेस स्ट्रेन करो में जो जो लीनियर पार्ट है उसके रेशो से हम इलास्टिक मॉडुलस मालूम करते हैं, मेजर्ड बाय हुक्स लॉ एज द काउंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट हमने डिस्कस कर दिया था। तो प्रोपोर्शनल लिमिट से हम इलास्टिक मॉडुलस मालूम करते हैं। रिलेटेड टू स्टिफनेस, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू मेंटेन इट्स शेप व्हेन एक्टिंग अपॉन बाय अ लोड। However, stiffness is an extensible property, can be increased by increasing size. अगर साइज हम इंक्रीज करते हैं, ये शेप पे डिपेंड करता है, अगर साइज हम इंक्रीज करते हैं तो इसका स्टिफनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडिंग। तो यंग मॉडुलस टेंसाइल में और कंप्रेसिव में सेम होगा। यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और मैंने आपको बताया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से हम मालूम कर सकते हैं। शेयर लोडिंग, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस भी कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जब हम शेयर लोड अप्लाई करते हैं, जब नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं तो उस केस में या टेंसाइल लोडिंग होगी या कंप्रेसिव लोडिंग होगी। अगर हम शेयर लोड अप्लाई करते हैं, जो स्ट्रेसेस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वह उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशो को शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, और बराबर है G इज इक्वल टू टा डिवाइड बाय गेमा, वेयर टा इज शेयर स्ट्रेस एंड गेमा इज शेयर स्ट्रेन। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या बल्क मॉडुलस ये हमारे साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान रेशो है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। या हमारे साथ ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान हमारे साथ रेशो है, ठीक है। मतलब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो स्लाइट डिक्रीज वॉल्यूम में आता है, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान अगर हम रेशो मालूम कर लें तो उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। मतलब मॉडुलस हमारे साथ 3 किस्म के हैं, एक हमारे साथ यंग मॉडुलस है, एक हमारे साथ शेयर मॉडुलस है, और एक हमारे साथ बल्क मॉडुलस है। मेजर एक्यूरेट वेज टू मेजर मॉडुलस और बाय डायनामिक मेजरमेंट, मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम एक्सपेरिमेंटली मॉडुलस मेजर कर सकते हैं। बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एंड द मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एक्सपेरिमेंटली मॉडुलस मालूम कर सकते हैं बाय एक्साइटिंग द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ ए बीम और वायर। तो नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ बीम या वायर से भी हम मॉडुलस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पाइजान रेशो हमारे साथ ये डायमेंशनल क्वांटिटी है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। अगर आप फर्ज करें आप एक्स एक्सिस में, आप एक बॉडी पे एक्स एक्सिस में लोड अप्लाई करते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ भी एक्स एक्सिस में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ वाई एक्सिस में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम वाई एक्सिस वाले स्ट्रेन और एक्स एक्सिस वाले स्ट्रेन का मुआवजा कर लें तो इसको हम कहते हैं पाइजान रेशो, ठीक है। अगर हम एक बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर लें तो 2 डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, एक्स में भी प्रोड्यूस होता है, वाई में भी प्रोड्यूस होता है। तो लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन का रेशो अगर हम मालूम कर लें तो इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं पाइजान रेशो। इट इज द नेगेटिव ऑफ द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब अगर आप एक्स में लगाते हैं तो वाई लेटरल डायरेक्शन है, टू द एक्सियल स्ट्रेन, और एक्स एक्सिस में लगाते हैं तो एक्स एक्सिस इसका एक्सियल स्ट्रेन है और वाई एक्सिस इसका लेटरल स्ट्रेन है। अगर हम वाई डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हैं तो वाई एक्सिस एक्सियल स्ट्रेन है और एक्स एक्सिस लेटरल स्ट्रेन है, ठीक है। तो हमारे साथ ये पाइजान रेशो है, डायमेंशनल क्वांटिटी है और डिजाइन पैरामीटर्स है। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन मालूम करते हैं तो उसमें पाइजान रेशो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स हैं। मिनिमम 2 इलास्टिक कंस्ट्रेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में हमने बहुत ज़्यादा पैरामीटर पढ़े थे, आखिर में हम 2 पैरामीटर 81 से हम स्टार्ट हो गए और 2 पे आ गए थे। 2 हमारे साथ एक यंग मॉडुलस था और एक हमारे साथ
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, ठीक है। यंग मॉडुलस था और दूसरा हमारे साथ पाइजान रेशो, दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में, आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसके प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होते हैं, ठीक है। और ये डिस्कशन हमने डिटेल में थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी कोर्स में किया था। पहले हमने 81 पैरामीटर ली थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कर 36 पे आ गई थी, फिर 13 पे, फिर 9 पे, फिर 5 पे, और आखिर में हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हमने 2 वेरिएबल डिफाइन की थी, दो मटेरियल, दो प्रॉपर्टीज, एक हमारे साथ यंग मॉडुलस था और एक हमारे साथ पाइजान रेशो था। तो जी हमारे साथ बराबर है E डिवाइड बाई 2 into 1 plus nu। इधर लिखा मिनिमम 2 इलास्टिक कांस्टेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोटोप, कम से कम 2 हमें चाहिए, एक यंग मॉडुलस है, एक हमारे साथ पाइजान रेशो है। मेटल सिरामिक्स के लिए और इलास्टोमर के लिए, तो मेटल सिरामिक्स के लिए पाइजान रेशो तकरीबन 0.33 होता है, जी हमारे साथ 3/8 E होता है, और के बल्क मॉडुलस और E ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इलास्टोमर्स के लिए पाइजान रेशो 0.5 होता है, जी 0.33 E होता है, और K इज वेरी वेरी ग्रेटर देन E। जो बल्क मॉडुलस है वो बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत इलास्टोमर्स। अब यहाँ पे पहला जो ग्राफ आपको नजर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल है, और ये आपसे डिस्टेंस हम यील्ड पॉइंट मालूम करने के लिए करते हैं। अगर स्ट्रेन का 0.2% हम ले लें और इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें यहाँ, तो यहाँ पे इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इंटरसेप्ट करते हैं, वो हमारे साथ यील्ड पॉइंट होता है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ हमारे जो दूसरा नजर आता है यंग मॉडुलस वर्सेस मटेरियल, ठीक है, मुख्तलिफ मटेरियल की यंग मॉडुलस, ठीक है। तो आप अगर इधर देख ले फोम्स की अमूमन यंग मॉडुलस कम होता है, सिरामिक्स की यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, कंपोजिट का भी ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह मेटल्स का भी, ठीक है। पॉलीमर का, नेचुरल मटेरियल पॉलीमर का वेरी होता है, अक्सर पॉलीमर का कम होता है, लेकिन पॉलीमर में हमारे साथ मेन जो 2 क्लासेस है वो हमारे साथ एक थर्मोसेटिंग है और एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का यंग मॉडुलस कम होता है और थर्मोसेटिंग मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। और हमारे साथ जो नई मटेरियल आते हैं उसमें पॉलीमर में भी ऐसे मटेरियल आते हैं जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, ठीक है। जिस तरह हमने एक क्लास में D3O डिस्कस किया था, D3O हमारे साथ एक पॉलीमर मटेरियल है जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और इसका यंग मॉडुलस भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रेंथ हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ पोजीशन पे मुख्तलिफ माने रखते हैं, डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। फीलियर स्ट्रेस का मतलब ये है कि मतलब फीलियर से पहले जितना स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस होता है, जितना रेजिस्टेंस टू अप्लाइड लोड इसमें प्रोड्यूस होता है फीलियर से पहले, तो इसको हम कहते हैं फीलियर स्ट्रेस का। यूनिट हमारे साथ स्ट्रेंथ का है मेगा पास्कल या मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। मेगा आपको पता है 10⁶ के बराबर है। मेटल यील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस टू कॉज परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ वो फॉन्ट है जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। हमारे साथ 2 किस्म के रीजन हैं, एक इलास्टिक रीजन है, एक हमारे साथ प्लास्टिक रीजन है। यील्ड पॉइंट से पहले इलास्टिक रीजन होता है, यील्ड पॉइंट के बाद प्लास्टिक रीजन होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ वो होता है जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। सिग्मा एफ 0.2% एब्सेंट यील्ड स्ट्रेंथ और लोअर यील्ड पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि हमारे साथ अगर हम 0.2% ऑफसेट ले लें तो हम यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। ये टेंशन और कंप्रेशन में सेम होगा। अगर आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं या आप कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम ही होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मटेरियल सेम हो। यील्डिंग इज ड्यू टू लार्ज मोमेंट ऑफ डिस्लोकेशन। यील्डिंग मैंने आपको बताया कि हर मटेरियल में डिस्लोकेशन मौजूद है, ये पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, और ये डिस्लोकेशन टर्म हमने मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में डिस्कस किया था डिटेल से। तो डिस्लोकेशन हमारे साथ हाफ प्लेन मौजूद होता है, हाफ प्लेन की वजह से डिस्लोकेशन होता है, ठीक है। और इस मोमेंट ऑफ डिस्लोकेशन की वजह से डिस्लोकेशन मोमेंट करता है एक जगह दूसरी जगह, आखिर में एज तक जाता है, और जब एज तक पहुंच जाता है तो फिर मटेरियल फेल हो जाता है। तो यील्डिंग भी डिस्लोकेशन मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। पॉलीमर्स में प्रोपोर्शनल लिमिट हम यूज करते हैं
stress at which stress strain curve first become non-linear. Sometime sigma f is equal to 1% upset yield strength. ठीक है, इसी कंडीशन में सिर्फ पॉलीमर्स के लिए ड्यू टू shear yielding or crazing, ठीक है, yielding प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, या शेप चेंज हो जाए, तो इसी कंडीशन में पॉलीमर में हम प्रोपोर्शनल लिमिट यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट इसलिए यूज करते हैं, पॉलीमर आपको पता है रबर एक पॉलीमर है, तो रबर में प्रोपोर्शनल लिमिट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, रबर में प्रोपोर्शनल लिमिट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वहाँ हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं, वहाँ हम यील्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम प्रोपोर्शनल लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन काफ़ी हद तक लीनियर होते हैं और तकरीबन 400 टाइम तक उसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होता है, 400 टाइम तक। अब ये मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, ये हमारे साथ मेटल्स के लिए है, ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं। ठीक है, और इस तरह ये हमारे साथ सिरामिक्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, सिरामिक्स के लिए। अब इधर अगर आप लोग देख ले, इसमें हमारे साथ ये TG लिखा है, TG, तो ये हमारे साथ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, अगर आप एक सिरामिक्स मटेरियल ले लें, उसको आप हीट दे दें और एक टाइम आ जाएगा जिसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब रबरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिससे ये हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो उसी टेम्परेचर को हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और एक हमारे साथ मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर है, एक हमारे साथ मिनिमम सर्विस टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर मैंने आपको पिछली क्लास में डिफाइन किया था कि वो टेम्परेचर जिसके बाद वो मटेरियल फेल होता है, कितना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हमारे साथ इस स्लाइड में हमारे साथ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल्स के। सिरामिक्स में हम फ्रैक्चर स्ट्रेंथ यूज करते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। ठीक है, फ्रैक्शन ब्रिटल मटेरियल स्ट्रांग होते हैं कंप्रेशन में, ब्रिटल मटेरियल स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हम सिरामिक्स में फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जब मटेरियल पे लोड आता है, कंप्रेसिव लोड, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लोड लेता है और आखिरकार ये फेल होता है, लेकिन जब ये फेल हो जाए तो ये क्रश हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोड लेता है, लेकिन आफ्टर ए हाई लोड it will be crushed, different by factor of 10 to 15 in tension and compression. Sigma F in compression, ceramic material compression में 10 to 15 times higher होते हैं as compared to sigma F in tension। मतलब ceramic material compression में बहुत strong होते हैं बनिस्बत टेंशन के। ठीक है, तकरीबन 10 to 15 times। When the material is difficult to grip, its strength can be measured in bending। ठीक है, जब हम ग्रिप नहीं कर सकते और ये UTM मशीन पे हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, बेंडिंग टेस्ट का। तो जब हम ग्रिपिंग में वो मसला हो, ग्रिप हम नहीं कर सकते, तो ऐसी मटेरियल पे हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं। फ्रैक्चर टेस्ट मतलब कि हम उस पे बेंडिंग टेस्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड द मैक्सिमम सरफेस स्ट्रेस इन ए बीम एंड द इंस्टेंट ऑफ फेलियर। ठीक है, उसमें मतलब जब फेलियर आ जाए तो इसी कंडीशन में हम मॉडुलस ऑफ रप्चर मालूम करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर अक्सर डक्टाइल मटेरियल के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी मटेरियल और कंप्रेशन में वो स्ट्रांग होते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट इसलिए करते हैं कि वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऐसी ब्रिटल मटेरियल जो ग्रिपिंग में मुश्किल, उसका ग्रिपिंग मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं और ये हम UTM मशीन पे कर सकते हैं। कंपोजिट्स एंड वुड टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता है। ठीक है, जब हम लोड अप्लाई करते हैं एक्सियल डायरेक्शन में, तो उसी कंडीशन में जो स्ट्रेंथ मटेरियल का हम मालूम करते हैं वो हमारे साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इन कंपोजिट एंड पॉलीमर फ्लेक्सर टेस्ट इज आल्सो कॉमन। ठीक है, फ्लेक्सर टेस्ट मैंने आपको बताया, फ्लेक्सर टेस्ट बेंडिंग टेस्ट है। रबर और इलास्टोमर टियर स्ट्रेंथ। ठीक है, रबर पे हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, तो
वहां पे हम टियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मतलब कितने लोड के बाद ये फेल हो जाएगा, इसमें वियर एंड टियर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये रबर कितने लोड के बाद खराब हो जाएगा, इसलिए हम टियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम नॉमिनल इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो ये आपको पता है, मैक्सिमम सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ यू पर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बराबर होता है, क्योंकि जब ये यील्ड पॉइंट पे पहुंच जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रिटल मटेरियल वो होता है जब ये यील्ड पॉइंट पे पहुंच जाता है तो ये फेल हो जाता है। डक्टाइल मटेरियल यील्ड पॉइंट पे फेल नहीं होता। डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिफरेंट होते हैं। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा यू फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक सिरेमिक्स, ग्लासेस एंड ग्लासी एमॉर्फस पॉलीमर, ठीक है। एमआरपीएस पॉलीमर सिग्मा यू इज इक्वल टू 1.1 to 3 टाइम ऑफ सिग्मा एफ फॉर मेटल एंड डक्टाइल पॉलीमर ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेन पॉलीमर और मेटल का तकरीबन 1 से लेकर 1.1 से लेकर 3 टाइम ज्यादा होता है यील्ड पॉइंट। मैंने आपको बताया कि डक्टाइल मटेरियल में सिग्मा यू डिफरेंट है, सिग्मा एफ डिफरेंट है ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना, ये भी मैंने मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में एक्सप्लेन किया था। स्ट्रेन हार्डनिंग आपने सॉलिड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक मटेरियल पे हम टेंसाइल लोड अप्लाई कर लें, उसका यील्ड पॉइंट हम मालूम कर फिर इतना लोड हम अप्लाई कर, फिर हम उससे लोड हटाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पूरा रिकवर नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें रिकवर होगा। दोबारा हम लोड अप्लाई कर लें तो इसका यील्ड पॉइंट अगर हम मालूम कर लें तो पहले वाला यील्ड पॉइंट से ज्यादा होगा। अगर तीसरी दफा फिर हम लोड हटाएं और फिर लोड अप्लाई कर लें और फिर टेंसाइल यील्ड पॉइंट मालूम कर लें तो यील्ड पॉइंट पहले और दूसरे वाले से ज्यादा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होता है। तो ये हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग, इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग, हम इस मतलब इसमें हम बार बार स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्डन हो जाता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल से पिछले कोर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से मेटल और डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना आता है, इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होता है बनिस्बत यील्ड स्ट्रेंथ के। और ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ सेम, तकरीबन सेम होते हैं। टेंसाइल टेस्ट मोस्ट कॉमन टू मेजर स्ट्रेंथ यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम टेंसाइल टेस्ट मालूम करते हैं, ठीक है। हाउएवर अदर टेस्ट सच एज कंप्रेशन, फ्लेक्चर एंड शियर आर आल्सो यूज्ड डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टाइप। मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते हैं। In ductile material, compressive property are equal to tensile property, while in cast material, compressive property greater than tensile. Cast material हमारे साथ ब्रिटल होते हैं, तो वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं और टेंशन में वीक होते हैं। इसलिए इधर लिखा है while in cast material, compressive property greater than tensile due to presence of plaza। तो टेबल 6.1 में इसकी वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे साथ एक स्टैटिक स्ट्रेंथ है, एक हमारे साथ फटीग स्ट्रेंथ है, एक हमारे साथ क्रीप स्ट्रेंथ है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये शॉर्ट टर्म स्टेडी लोड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे और शॉर्ट टर्म और स्टेडी लोड है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है। फटीग स्ट्रेंथ वो होता है जो टाइम पे डिपेंड करता है, फ्लक्चुएटिंग और टाइम वेरिएबल लोड, वो लोड जो टाइम के साथ साथ वेरी होता है, फ्लक्चुएशन करता है। Failure occur due to nucleation and propagation of crack, ठीक है। फटीग की तीन स्टेजेस है, पहले इसमें क्रैक इनिशिएट होता है और फिर प्रोपेगेट होता है, आखिर में इसमें फेलियर आता है, ठीक है। तो एक दफा जब क्रैक इनिशिएट होता है तो फिर उसका प्रोपेगेशन आसान होगा। एक दफा किसी मटेरियल में क्रैक प्रोड्यूस करना मुश्किल है। एक दफा जब क्रैक इनिशिएट हो जाए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होता है, ठीक है। वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जहां पे मतलब एक बॉडी पे आप लोड अप्लाई कर लें तो उस जगह पे स्ट्रेस ज्यादा होगी जहां पे क्रैक होगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहां पे होगा जहां पे क्रैक होगा, तो फिर वो आसानी से फेल होगा। तो फटीग में भी यही होता है, जहां पे क्रैक होता है वहां पे स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है और मटेरियल में क्रैक प्रोपेगेट होता है और बहुत जल्द ही फेल हो जाता है।
बनिस्बत स्टैटिक लोड पे, ठीक है। फटीग और एंड्योरेंस लिमिट, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बिलो विच फ्रैक्चर डज नॉट अकर इवन इफ लोडेड फॉर इनफाइनाइट टाइम। मतलब अगर हम इनफाइनाइट टाइम के लिए और लार्ज नंबर ऑफ साइकिल भी अप्लाई कर ले, उसके बाद ये फेल नहीं होगा। एंड्योरेंस लिमिट ये वो पॉइंट है कि स्ट्रेस वर्सेस साइकिल नंबर ऑफ साइकिल में ये वो पॉइंट है जिसके बाद हम जितना भी लोड अप्लाई कर लें, जितनी भी टाइम के लिए और नंबर ऑफ साइकिल जितनी भी हो, लोड ज्यादा नहीं होगा, लोड उससे कम होगा, लेकिन जितना टाइम जितना भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ साइकिल जितना भी ज्यादा हो, लेकिन वो फेल नहीं होगा, ठीक है। और नीचे इधर ग्राफ में आपको ये एंड्योरेंस लिमिट नजर आता है, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑफ साइकिल 10⁻7 से भी ज्यादा हो जाए तो ये फेल नहीं होगा। क्रीप स्ट्रेंथ, क्रीप हमारे साथ ये स्लो फिनोमेना है, स्लो एंड स्टेडी फिनोमेना, और ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इनिशियल जो स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस होता है उस पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और तीसरा ये टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्रीप स्ट्रेन लोड एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम और टेम्परेचर, ठीक है। और इनिशियल जो स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो एक हमारे साथ स्टैटिक स्ट्रेन है, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पे होता है। फटीग स्ट्रेन जो टाइम पे डिपेंड करता है, फ्लक्चुएशन करता है, टाइम के साथ साथ लोड वेरी होता है, तो इसमें क्रैक, न्यूक्लिएशन, इनिशिएशन और प्रोपेगेशन आता है, ठीक है। तीसरा हमारे साथ क्रीप है, क्रीप स्ट्रेन। तो क्रीप स्ट्रेन में भी ये टेम्परेचर पे और टाइम पे और इनिशियल स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये इसमें भी जिस तरह फटीग की तीन स्टेजेस है, इनिशिएशन, न्यूक्लिएशन और प्रोपेगेशन, इस तरह क्रीप में भी तीन स्टेजेस हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। फटीग मतलब फटीग बहुत जल्द होता है, बहुत कम टाइम में होता है। क्रीप बहुत ज्यादा, बाद केसेस में ये साल लेते, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद मटेरियल फेल होता है। एक मटेरियल पे आपने इतना लोड अप्लाई किया जो यील्ड स्ट्रेंथ से कम हो, इतना लोड जिस पे ये फेल नहीं होता, लेकिन वही लोड आपने छोड़ दिया और 1 साल हो गया, 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तो 1 साल या 2 साल के बाद ये फेल होता है, ठीक है। अगर ये लोड यील्ड स्ट्रेंथ से कम है, लेकिन टाइम इतना ज्यादा हो गया या टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये फेल हो गया। मेटल हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ग्रेन ओरिएंटेशन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब ग्रेन ओरिएंटेशन एक जैसे वो, मतलब जिस तरह मैंने आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक की बात कर दी आपको कि अगर एक मटेरियल है उसके हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन अमूमन हमारे साथ आइसोट्रॉपिक हम आइडियल कंडीशन में लेते हैं, आमतौर पर हमारे साथ एनआइसोट्रॉपिक होता है। तो ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तो उसके साथ साथ इसकी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद परमिबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, मतलब आप परमिबिलिटी चेंज करते हैं, मशीनेबिलिटी कोई प्रोसेस करते हैं तो उससे उसका स्ट्रेंथ डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की शेप इससे बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी प्रोसेस इस पर करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ इससे चेंज होता है, या मुख्तलिफ किस्म की हीट ट्रीटमेंट आप करते हैं तो इससे इसका स्ट्रेंथ चेंज होता है। हायर कंडक्टिविटी नॉर्मली इम्प्लाइज मोर प्योरिटी विच लीड्स टू लोअर स्ट्रेंथ। ये आपको पता है एक मटेरियल है जो 100% प्योर हो तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा। अक्सर हम उसके साथ हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, जिस तरह हम इलाई बनाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी भी फिर, इस तरह गोल्ड है, सोना है, सोना अगर 100% प्योर हो तो ये सही नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके साथ ज़रूर इम्प्यूरिटीज होंगे, या 98% प्योर होगा या 99% प्योर होगा, ठीक है। लेकिन ये 100% प्योर नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी होगी। अगर ये 100% प्योर हो तो उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड, ठीक है। ये हमारे साथ लो यील्ड स्ट्रेंथ, ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन में इनील्ड प्योर मेटल, ठीक है, 0 to 250 मेगा पास्कल। मीडियम यील्ड स्ट्रेंथ, ये हीट ट्रीटेबल एल्यूमिनियम एलाइज या मुख्तलिफ और एलाइज। हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर स्टील, इंजीनियरिंग स्टील्स मुख्तलिफ किस्म। हाई यील्ड स्ट्रेंथ ये टाइटेनियम एलाइज में है। इस तरह अल्ट्रा हाई यील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1500 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये भी मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल में, टूल स्टील, पोटेंशियल वायर्स और मार्गिंग स्टील्स में है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है। लो यील्ड स्ट्रेंथ वाली मटेरियल भी हमारे साथ मौजूद है, मीडियम यील्ड स्ट्रेंथ वाली भी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाली भी, अल्ट्रा हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाली भी। लो यील्ड स्ट्रेंथ वाले के अपने फायदे हैं और अल्ट्रा हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाले के कोई भी मटेरियल बेकार नहीं है।
जिस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कम हो उसकी भी अपने एडवांटेजेस है, जिस मटेरियल के हाई स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उसकी भी अपने एडवांटेजेस हैं। अब ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं। टेबल 6.1 टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज इसमें गिवन है, ठीक है। इस तरह नीचे टेबल में भी मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल हैं और उसकी हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ व्यूज हैं, हम याद नहीं कर सकते, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च में अपने मैंने प्रोजेक्ट में ये व्यूज आप यूज़ कर सकते हैं, या मटीरियल सिलेक्शन करते हैं तो आप ज़रूर मुख्तलिफ टेबल यूज़ करेंगे। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना हमको पता है कि इस क्लास वाली मटीरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इस क्लास वाली मटीरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। सिरामिक्स है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा, पॉलीमर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा या ज़्यादा होगा। तो क्लासेस का और सब क्लासेस का आपको पता होना चाहिए, बाकी हम हर एक की वैल्यू याद नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर के दो मेन ब्रांचेस है, मेन क्लासेस हैं। एक हमारे साथ थर्मोसेटिंग है, एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग स्ट्रांग होते हैं और थर्मोप्लास्टिक वीक होते हैं बनिस्बत थर्मोसेटिंग की। जनरली लो स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ कम होता है। स्ट्रेंथ टेम्परेचर सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल रबर है, तो रबर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू टेम्परेचर को। स्ट्रेंथ टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। कंपोजिट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर। अब कंपोजिट मुख्तलिफ किस्म के हैं, जो हम कंक्रीट्स जो छतें बनाते हैं कंक्रीट्स के और स्टील्स के, तो वो भी हमारे साथ कंपोजिट हैं। और इस तरह हमारे साथ अक्सर कपड़े ये भी होते हैं कंपोजिट्स के। तो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स का मटेरियल कौन सा है, फाइबर का मटेरियल कौन सा है, ठीक है। लेकिन इसका मकसद, कंपोजिट का मतलब हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। डिपेंड करता है कि उसमें मैट्रिक्स का कितना अमाउंट है, फाइबर का कितना अमाउंट है। और ये मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और फाइबर हम स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो फाइबर का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मैट्रिक्स का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ कम होगा। लेंथ ऑफ फाइबर्स, ठीक है, फाइबर पे लेंथ पे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस भी हैं, जिस तरह हम ईंट के वॉल बनाते हैं तो उसमें लेंथ ऑफ फाइबर कम होते हैं। अगर इसमें हम स्टील लगा लें तो उसमें लेंथ ऑफ फाइबर ज़्यादा होगा। तो लेंथ ऑफ फाइबर जितना ज़्यादा हो उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ऑफ फाइबर डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, जिस तरह ईंटें हैं, तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा बनिस्बत उसमें जिसमें फाइबर कंटिन्यूस हो। नेचर ऑफ फाइबर मैट्रिक्स इंटरफेस, ठीक है, फाइबर नेचर इंटरफेस पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ फाइबर विद इन कंपोजिट 90 डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे है, पैरेलल है, किस एंगल पे, ये इसकी ज्योमेट्री कैसे है तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वुड टेंसाइल में स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत कंप्रेसिव, ठीक है। दिस इज ड्यू टू कंप्रेशन फेलियर बाय सेपरेशन एंड बकलिंग ऑफ फाइबर। मतलब कंप्रेसिव में वीक क्यों है, इसमें बकलिंग आता है। बकलिंग फिनोमेना आपको पता है, एक कॉलम है उस पर आपने लोड अप्लाई कर दिया तो ये फेल हो जाता है, इस फिनोमेना को हम बकलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वुड में ये बकलिंग फिनोमेना आता है, इसलिए ये कंप्रेशन में वीक है और टेंशन में स्ट्रांग है। और इस ग्राफ में हमें जो पहला ग्राफ नजर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होता है। इधर आप लगे ये इनवर्स रिलेशन आपको नजर आता है, मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल में ये आपको ये इनवर्स रिलेशन नजर आता है। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। दूसरा ग्राफ आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस टेम्परेचर ये भी है, ठीक है। ये इसका इसमें फर्क ये है, मेरे ख्याल में सिर्फ मटेरियल का फर्क है, ठीक है, इधर क्लियर नजर नहीं आते, लेकिन ये दोनों ग्राफ्स टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस टेम्परेचर के, और ये बुक में भी ग्राफ्स मौजूद थे, ठीक है। इस तरह ये स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान है, ठीक है, ये स्ट्रेन और टाइम के दरमियान है, ठीक है। इस तरह ये स्ट्रेस और टाइम के दरमियान है, ये क्रीप मॉडुलस क्रीप और टाइम के दरमियान है, ठीक है। तो इधर अगर आप क्रीप मॉडुलस और टाइम वाले ग्राफ को, लॉग ऑफ टाइम वैल्यू कम है तो इसे लॉग लिया है, ठीक है। क्रीप मॉडुलस और लॉग ऑफ टाइम ये आपको इनवर्स रिलेशन नजर आता है, ठीक है। इस तरह ये भी इनवर्स रिलेशन है।
ये हमारे साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं, ठीक है, जो आप स्टडी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई मसला इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये टेबल है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस फाइबर एंड कंपोजिट के गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आपको स्टडी कर सकते हैं। माइक अगर आपका ऑन हो तो आप कर लें, ठीक है। हार्डनेस मेजर बाय फेसिंग ए हार्डनेस, ये मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस एक मटेरियल सॉफ्ट होता है जिसमें हम स्क्रैच आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मटेरियल में हम स्क्रैच आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल हार्ड है। और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट है जिससे हम हार्डनेस मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, वेकर हार्डनेस टेस्ट एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। measured by pressing a pointed diamond or hardened steel ball into the material surface and measuring projected area or depth or indent, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टेड डेप्थ, एरिया ऑफ डेप्थ या इंडेंट हम मालूम करते हैं उससे। अगर इंडेंट या डेप्थ ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसका हार्डनेस कम होगा, अगर ये कम प्रोड्यूस हो जाए तो उसका हार्डनेस ज्यादा होगा, ठीक है, का हार्डनेस ज्यादा होगा। माइक अगर किसी स्टूडेंट का ऑन हो तो वो आप कर लें। ठीक है, हार्डनेस इंटेंडेड सरफेस और प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ इंटेंट, ठीक है। हार्डनेस अब हम इससे मालूम करते हैं। हार्डनेस इज ए क्राउड मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब हार्डनेस ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हार्डनेस कम हो तो स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। हार्डनेस इज 3 टाइम ऑफ स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। टेस्ट इम्प्लाइड इंक्लूड ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, वेकर हार्डनेस टेस्ट एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ये तीनों टेस्ट हम हार्डनेस मालूम करने के लिए कर सकते हैं। वियर रेट डिपेंड ऑन द हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द टू सरफेसेस एंड कांटेक्ट, ठीक है। वियर रेट जब दो मटेरियल कांटेक्ट में आ जाए तो इससे हम वियर एंड टियर रेट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो वियर रेट कम होगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ कम हो तो वियर रेट ज्यादा होगा। रेजिलियंस हमारे साथ है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक रीजन। अब आप देख लें, ये इलास्टिक रीजन है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और यहाँ तक ये इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है। तो इस रेंज तक एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम मालूम कर लें तो ये हमारे साथ रेजिलियंस है, ठीक है। इसका यूनिट है जॉल पर मीटर क्यूब। क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी का यूनिट जॉल है और वॉल्यूम का यूनिट हमारे साथ क्यूबिक मीटर है। कंसेप्ट सिमिलर टू इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड रेजिलियंस ऑन अनलोडिंग, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग से हम मालूम कर सकते हैं। एरिया अंडर इलास्टिक पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये इलास्टिक पार्ट है, ये एरिया हम मालूम कर लें तो ये एरिया हमारे साथ रेजिलियंस है। और इसका फार्मूला हमारे साथ है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस यहाँ तक ये हमारे साथ स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, और ये हमारे साथ स्ट्रेन की वैल्यू है। तो ये स्ट्रेन, यहाँ तक हम स्ट्रेन मालूम करेंगे, यहाँ तक हम स्ट्रेस और यहाँ तक हम स्ट्रेन मालूम करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ रेजिलियंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या अगर हम इधर वैल्यू पुट कर लें, रीअरेंज कर लें, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2e हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा। टफनेस, एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, रेजिलियंस और टफनेस में फर्क ये है कि रेजिलियंस में हमारे साथ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट है, और टफनेस में हमारे साथ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर पॉइंट है। लो टफनेस इज ए कॉमन रीजन फॉर फेलियर, टफनेस जितना कम हो इतना फेलियर ज्यादा होगा। ब्रेटन मटेरियल की टफनेस कम होगी, डक्टाइल मटेरियल की टफनेस ज्यादा होगी। टफनेस जनरली इज द रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर फोर्सेस इंक्लूड डैमेज एक्यूमुलेशन, डैमेज उसमें आता है, न्यूक्लिएशन ऑफ क्रैक्स प्रोड्यूस होता है, प्रोपेगेशन ऑफ क्रैक्स। तो ये मैंने आपको बताया पहले कि क्रैक एक दफा प्रोड्यूस हो जाए
तो इसका प्रोपेगेशन बहुत आसानी से होता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर इन डैमेज की वजह से आता है, अगर उसमें क्रैक हो उसकी वजह से, और क्रैक प्रोपेगेशन की वजह से। टफनेस मोर स्पेसिफिकली एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द प्रोपेगेशन ऑफ क्रैक। मतलब टफनेस अगर ज्यादा हो तो क्रैक प्रोपेगेट नहीं होगा, टफनेस अगर कम हो तो क्रैक आसानी से प्रोपेगेट होगा। लेस टफ मटेरियल में क्रैक बहुत आसानी से प्रोपेगेट होगा। फ्रैक्चर टेक प्लेस आइदर बाय क्लीवेज और माइक्रोवाइड कोलिशंस। मतलब उसमें अगर पीलर क्रैक मौजूद हो या उसमें क्लीवेज मौजूद हो, क्लीवेज हमारे साथ हम ये आगे आ जाएगा भी, मतलब इसमें ऐसा डिफेक्ट हो कि वो आसानी से क्रैक प्रोपेगेट करेगा। और ये क्लीवेज आगे इसका पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लीवेज का मतलब क्या है। टफनेस इज मेजर्ड एज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करो, इम्पैक्ट टेस्ट और फ्रैक्चर टफनेस। मुख्तलिफ टेस्ट से हम टफनेस मालूम कर सकते हैं। और ये हमारे साथ स्ट्रेस है, ब्रिटल मटेरियल और टफनेस है। इस तरह ब्रिटल एनर्जी और टफ है, टफनेस है, स्पीड और टफनेस है, ठीक है। टेबल 7.2 में हमारे साथ माइक्रो मैकेनिज्म ब्रिटल और टफनेस के, ठीक है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लीवेज हमारे साथ इस तरह पाम होता है, इस तरह। तो अगर इस तरह पाम इसमें मौजूद हो तो इसमें क्रैक आसानी से प्रोड्यूस होता है। एज्यूम प्रेजेंस ऑफ क्रैक, ठीक है। फ्रैक्चर टफनेस टेस्ट ये 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है। दो सपोर्ट है और एक पॉइंट पे हम लोड अप्लाई करते हैं। तो इस किस्म के टेस्ट को हम बेंडिंग या 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट कहते हैं। 3 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट पे हम उसको सपोर्ट देते हैं और तीसरे पॉइंट से हम लोड अप्लाई करते हैं। अब क्रैक इस क्लीवेज या इस क्रैक की वजह से या इस क्लीवेज की वजह से प्रोड्यूस होगा। कॉम्पैक्ट टेंशन स्पेसिमेन, बेंड स्पेसिमेन, ठीक है, इसको हम बेंड स्पेसिमेन कहते हैं। द कांसेप्ट कमन फ्रॉम ग्रेप थ्योरी ऑफ ब्रेटर फ्रैक्चर, ये हमारे साथ ग्रेप थ्योरी है, ठीक है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट 2e गामा s डिवाइड बाय फाई सी। फाई हमारे साथ कांस्टेंट है, सी भी हमारे साथ कांस्टेंट पैरामीटर है, ई हमारे साथ यंग मॉडुलस है, गामा हमारे साथ स्ट्रेन है, ठीक है। इसमें जी टफनेस है, के हमारे साथ फ्रैक्चर टफनेस है। और फ्रैक्चर टफनेस हमने पहले क्लास में पिछले क्लास में डिस्कस किया था। फ्रैक्चर टफनेस एंड टफनेस, ठीक है। तो टफनेस क्या है, हमारे साथ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर टफनेस इज मेजर्ड बाय लोडिंग ए सैंपल containing a deliberately introduced crack of length 2c, recording the tensile stress at which the crack propagate। इसका मतलब ये है, ये एक स्पेसिमेन है, इसके अंदर जो आपको नजर आता है छोटा सा ये क्रैक है, ये इसका वेट ये 2c है, c का 2c हमारे साथ एक कांस्टेंट है, इसमें ऑलरेडी क्रैक मौजूद है। अब इस पे हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, इस पे हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, तो ये क्रैक आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस प्रोपेगेट होगा, एक दफा आखिरकार ये फेल हो जाएगा। तो लोड अप्लाई से आखिर तक पीरियड तक जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारे साथ क्या है, टफनेस है। एट द क्रैक टिप स्ट्रेस कंसंट्रेशन आर प्रोड्यूस, यहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी, जहाँ पे क्रैक है वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे क्रैक हो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे। इन ए क्रिटिकल क्रैक लेंथ आर अबाउट सेंट्रल स्ट्रेस फॉर ए गिवन क्रैक लेंथ फ्रैक्चर विल टेक प्लेस। फ्रैक्चर स्ट्रेस हमारे बराबर है y सिग्मा c अंडर द रूट फाई सी। फाई भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, सिग्मा c क्रिटिकल स्ट्रेस है, ठीक है। और y हमारे साथ डिजाइन पैरामीटर है, कांस्टेंट है, इसको हम शेप फैक्टर कहते हैं। KIC इज अ क्रिटिकल प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस इन मूड 1। मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, ए हमारे साथ मटेरियल प्रॉपर्टी है, Y इज ए शेप फैक्टर नियरली यूनिटी और प्लेन स्ट्रेन इंप्लाइज स्पेसिमेन ऑफ लार्ज थिकनेस। अब इधर देख लें, ये हमारे साथ क्लीवेज है, ये क्लीवेज है, ठीक है। इस तरह ये क्रैक है, क्लीवेज है, तो इसकी वजह से अगर आपने इस पे लोड अप्लाई किया तो पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगी। इस तरह स्पेसिमेन हो जहाँ पे आपने लोड अप्लाई कर दिया तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगी, पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये हमारा 3 स्टेजेस हैं, द 3 मोड्स ऑफ क्रैक सरफेसेस। मूड 1 ओपनिंग और टेंसाइल मूड, यहाँ पे हम हमारे साथ ये ओपनिंग है, क्लीवेज है, इस तरह क्लीवेज टाइप है, तो यहाँ पे हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से पीरियड आता है। मूड 2 हमारे साथ स्लाइडिंग मूड है, इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो स्लाइडिंग की वजह से इसमें पीलियर आता है।
और तीसरा हमारे साथ टीयरिंग मोड है। इस किस्म के मोड को इस तरह लोड हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ टीयरिंग मोड है। तो मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ किस्म के फेलियर आ सकते हैं। अब आप मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलेज हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर फॉर सेवरल कॉमन ज्योमेट्रीज, ज्योमेट्री चेंज होता है तो स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर चेंज होगा, और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर प्रोड्यूस होगा जहाँ पे क्रैक हो, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पे जो फैक्टर हम लेते हैं उसको स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर कहते हैं। टफनेस represent the energy released when advance of the crack tape produce unit area of new crack surface। ठीक है, जब क्रैक प्रोड्यूस होता है, न्यू क्रैक आता है, तो हमारे साथ ये बराबर है, टफनेस बराबर है G इज इक्वल टू K स्क्वायर डिवाइड बाई E इंटू 1 प्लस न्यू। ठीक है, तो K हमारे साथ फ्रैक्चर टफनेस है, E हमारे साथ यंग मॉडुलस है, न्यू हमारे साथ पहचान रेशियो, और G हमारे साथ टफनेस है। G इज द G इन प्लेन स्ट्रेन क्रिटिकल एनर्जी रेजिलियंस रेट एंड मोड 1, a material property unit kilojoule per square meter। KIC and GIC are well defined for brittle material। मतलब फ्रैक्चर टफनेस और टफनेस हमारे साथ वेल डिफाइंड सिरेमिक्स के लिए, ग्लासेस के लिए और पॉलीमर्स के लिए। इन डक्टाइल मटेरियल ए प्लास्टिक जोन डेवलप एट द क्रैक टिप मेकिंग एनालिसिस मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उधर मतलब ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक जोन नहीं आता, वहाँ इलास्टिक जोन के बाद फेलियर आता है, प्लास्टिक जोन में नहीं जाता। डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक होता है तो वहाँ एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड होता है। अदर मेथड में भी इम्प्लाइड इंक्लूडिंग जे इंटीग्रल एंड क्रैक टिप ओपनिंग द डिस्प्ले। मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम टफनेस मालूम करते हैं। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नॉर्मली रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन टफनेस। स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करते हैं तो टफनेस डिक्रीज होगा। टफनेस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टफनेस, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से डक्टिलिटी इंक्रीज होता है, जितना डक्टिलिटी इंक्रीज होता है तो उतना टफनेस इंक्रीज होगा। और टफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट जितना इंक्रीज होता है उतना टफनेस डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी मुख्तलिफ किस्म वीडियो है मुख्तलिफ मटीरियल के लिए टफनेस गिवन है। ठीक है, टेबल में जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी हमारे साथ टफनेस और यील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान ग्राफ है। मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल के आपको टफनेस और यील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ आपको इसमें गिवन है। ठीक है, इससे आप मालूम कर सकते हैं। टफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। इस ग्राफ से आपको पता चलता है कि टफनेस और स्ट्रेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। इस किस्म की ग्राफ से क्लियर होगा कि अगर हम टफनेस इंक्रीज करते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, अगर टफनेस डिक्रीज करते हैं तो यील्ड स्ट्रेस या स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों के दरमियान। लॉस कोएफिशिएंट मतलब एक बॉडी में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से इसकी एनर्जी लॉस होती है, तो वहां पे है हम एक टर्म यूज करते हैं लॉस कोएफिशिएंट, जहां पे वाइब्रेशन हो। इसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनल क्वांटिटी है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिसिपेट वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, और लॉस कोएफिशिएंट बराबर है डेल यू डिवाइड बाय 2 पाई यू, वेयर यू स्टोर इलास्टिक एनर्जी। जिस तरह स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें इलास्टिक एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, और जब छोड़ते हैं तो इलास्टिक एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 मिनिमम स्ट्रेस टू मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा DE। तो सिग्मा हमारे साथ स्ट्रेंथ है और E हमारे साथ एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेंथ है। ठीक है, और डेल U इज द डिसिपेटेड एनर्जी। sometime loss coefficient is equal to tangent of del, where del is phase lag between stress and strain in viscoelastic material। बाद मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक टाइम में प्रोड्यूस नहीं हो, एक फेज में, मतलब 0 से आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री अगर, तो उसमें टेंजेंट 90 आप लेंगे, लॉस कोएफिशिएंट आप टेंजेंट 90 से मालूम करेंगे। फर्क से आपने स्ट्रेस अप्लाई किया अब 30 डिग्री इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, डायरेक्टली स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब 30 डिग्री इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया तो हम उसमें फेज लेग लेंगे 30, तो लॉस कोएफिशिएंट हम मालूम करेंगे टेंजेंट 30 से। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल विल हैव हाई लॉस कोएफिशिएंट? रबर्स। ठीक है, रबर्स की ज्यादा होती है। विल रिक्वायर हाई और लो
वेल ये लो डैम्पिंग होते हैं, ठीक है, इसका डैम्पिंग या लॉस कोएफिशिएंट कम होता है, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया। थर्मल प्रॉपर्टीज, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ पहले हमारा जनरल प्रॉपर्टीज था, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और तीसरे नंबर पे है थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बाद थर्मल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले मेल्टिंग टेम्परेचर एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर आपको पता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में आपको डिफाइन कर दिया। आपके साथ एक सिरेमिक मटेरियल है, ग्लास है, और ग्लास का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, एक टाइम आ जाए जब ये ग्लासी फॉर्म से पॉलीमर मतलब रबड़ी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। जब थर्मल प्रॉपर्टीज की बात हो तो वहां पे हम मेल्टिंग टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर और मिनिमम सर्विस टेम्परेचर की बात करते हैं, रिलेटेड डायरेक्टली टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड द सॉलिड। मेल्ट कब होता है? जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो मेल्ट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज नॉन क्रिस्टलाइन डू नॉट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्लियर है, और नॉन क्रिस्टलाइन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन के बॉन्ड हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए वो ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक ग्लास इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, द ट्रांजिशन टेम्परेचर फ्रॉम ट्रू सॉलिड टू वेरी विस्कस लिक्विड। ट्रू सॉलिड से, ट्रू सॉलिड मतलब ग्लास से, विस्कस लिक्विड मतलब रबरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर और मिनिमम सर्विस टेम्परेचर। मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर द मटेरियल कैन बी यूज्ड विदाउट एक्सेसिव क्रीप एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब क्रीप और ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा ना हो, मतलब इस वजह से ये डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेसिव क्रीप और ऑक्सीडेशन नॉर्मल हो, ठीक है, और वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो मटेरियल उस पर काम करता है वर्किंग कंडीशन में हो, ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए कि मटेरियल वर्क छोड़ दे, तो वो मैक्सिमम वो क्रॉस करेगा मैक्सिमम ट्रांजिशन टेम्परेचर को, मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर को, ठीक है। तो मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर वो होता है जिसमें मटेरियल काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, मटेरियल किसी काम का नहीं होगा। मिनिमम सर्विस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो व्हिच द मटेरियल बिकम टू ब्रिटल। अगर इससे टेम्परेचर कम हो जाए तो मटेरियल ब्रिटल होता है। TS इज द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, इससे मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ थर्मल प्रॉपर्टी में एक मेल्टिंग टेम्परेचर है, एक ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, एक मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर है, एक मिनिमम सर्विस टेम्परेचर है, और एक सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इसका यूनिट है वाट पर मीटर पर केल्विन, रेट एट विच हीट इज कंडक्टेड। थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हीट कंडक्ट करेगा, जितना कम हो उतना कम हीट कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो रेट एट विच हीट इज कंडक्टेड थ्रू ए सॉलिड एट स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर प्रोफाइल डज नॉट चेंज विद टाइम। फूरियर लॉ, ठीक है, फूरियर लॉ में हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, वो आपने पढ़ा है, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी जितना ज्यादा हो उतना हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, और जितना कम हो उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा करेगा, ये उसका उलट है, ठीक है। तो फॉर ट्रांजिएंट हीट फ्लो द हीट फ्लक्स डिपेंड ऑन ए क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी। फोम इज ए हाई डिफ्यूसिव मटेरियल दैट आर इंसुलेशन, जितना इंसुलेटर हो उतना ज्यादा थर्मल, उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी उतना ज्यादा होगी। may not transmit heat but they reach steady state quickly, ठीक है। वो हीट ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा लेकिन हीट ट्रांसमिट नहीं करेगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, ये सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड मटेरियल हीट करने से एक्सपेंड होता है, तो वहां एक टर्म हम यूज करते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। द थर्मल स्ट्रेन पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज पर आइसोट्रोपिक मटेरियल थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज 3 times 3 अल्फा। ये अपने को पेजेस में भी पढ़ा है कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन की 3 times होता है, और इसका प्रूफ भी उस बुक में मौजूद है, ठीक है। थर्मल लेम्डा की थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी वर्सेस लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट फॉर थर्मल डिस्टॉर्शन एंड अल्फा वर्सेस ई फॉर थर्मल स्ट्रेस। थर्मल डिस्टॉर्शन में थर्मल कंडक्टिविटी और लीनियर एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, और थर्मल स्ट्रेस में अल्फा थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट और यंग मॉडुलस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं।
थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस टू विच ए मटेरियल कैन बी क्वेंच सडनली विदाउट डैमेज। मतलब क्वेंचिंग आपको पता है, एक मटेरियल आपने एक खास टेम्परेचर तक हीट किया, वहां से आपने उठाया और डायरेक्टली पानी में डाल दिया, सडन आप उसको कूल किया, तो इसको हम क्वेंचिंग कहते हैं। तो अगर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस वो टेम्परेचर है कि जिस पे एक मटेरियल क्वेंच भी हो जाए और वो खराब पेल भी ना हो जाए, तो इस किस्म के टेम्परेचर को हम थर्मल शॉक रेजिस्ट, मतलब थर्मल शॉक हीट की वजह से एक बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको आपने डायरेक्टली पानी में डाल दिया और वो खराब हो गया, इसका मतलब इसका थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम है। एक मटेरियल बहुत ज्यादा गर्म है, उसको आपने डायरेक्टली हीट में पानी में डाल दिया, वो खराब नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जब हम किसी मटेरियल की क्वेंचिंग करते हैं तो पहले हम उसका थर्मल शॉक रेजिस्टेंस मालूम करेंगे कि उसका थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा हो तो फिर हम क्वेंचिंग कर सकते हैं, अगर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम हो तो फिर इसके लिए हम क्वेंचिंग नहीं कर सकते। क्रीप, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्ट्रेंथ पे, टेम्परेचर पे और टाइम पे। Important in high temperature design, creep is the slow time dependent deformation that occur when materials are loaded above 1/3 of Tm या 2/3 of maximum surface temperature और 2/3 of glass transition temperature। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्रीप इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कम हो तो अक्सर टाइम पे क्रीप इंपॉर्टेंट। बाज मटेरियल के लिए जिस तरह रबर है उसमें रूम टेम्परेचर भी क्रीप हम मालूम करते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर मटेरियल वो होते हैं अगर टेम्परेचर रूम हो तो उस पर क्रीप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रीप कोई मसला, मतलब क्रीप की वजह से पेल क्लियर नहीं आता अक्सर मटेरियल में। बाज मटेरियल जिस तरह पॉलीमर, जिस तरह रबर है, तो उसमें रूम टेम्परेचर में भी क्रीप क्लियर आ सकता है। लेकिन अक्सर मटेरियल में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसी के लिए फिर हम क्रीप फिनोमेना हम लेते हैं। Creep can be avoided by avoiding use of material above its maximum surface temperature or for polymer above its heat deflection temperature. Creep is characterized by, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इक्वेशन लाइक बिलो फॉर क्रीप स्ट्रेन रेट। तो ये इस इक्वेशन से आप क्रीप स्ट्रेन रेट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ई हमारे साथ क्रीप स्ट्रेन रेट है, एप्सिलॉन नॉट हमारे साथ काइनेटिक फैक्टर है, कांस्टेंट है, सिग्मा हमारे साथ स्ट्रेस है, सिग्मा नॉट हमारे साथ एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। आर आपको पता है आइडियल कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और क्यू एनर्जी है, ठीक है। अब ये हमारे साथ ग्राफ है बिटवीन क्रीप एंड एक्स हमारे साथ फैक्टर है। क्रीप इज द स्लो डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर लोड, ठीक है। लोड अप्लाई करते हैं और कम लोड अप्लाई करते हैं तो स्लोली इसमें क्रीप प्रोड्यूस होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रीप कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, टाइम पे, टेम्परेचर पे और इनिशियल स्ट्रेन पे। लेकिन टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि ऐसी मटेरियल है जैसे रबर, तो अगर रूम टेम्परेचर भी हो तो वो भी उसके लिए काफी है क्रेप फेलियर के लिए। लेकिन अगर मेटल हो तो उस पे अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसी कंडीशन में हम क्रीप फेलियर कंसिडर करते हैं। इधर दूसरा ग्राफ है मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर और मुख्तलिफ मटेरियल के दरमियान, ठीक है। तो मुख्तलिफ मटेरियल किस टेम्परेचर तक काम कर सकता है, ये इस ग्राफ क्लियर है कि कंपोजिट का मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर कितना हो सकता है, सिरामिक्स का मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर, सिरामिक का सबसे ज्यादा है, सबसे 2000 से भी ज्यादा। ऐसे सिरामिक्स मटेरियल है जिस तरह सिलिकॉन नाइट्राइड है, ये 2000 से भी ज्यादा, 2000 केल्विन से भी ज्यादा सर्विस टेम्परेचर पे ये वर्किंग कंडीशन में ये काम करता है, फेल नहीं होता, ठीक है। इस तरह फोम्स का कम होगा, मेटल्स का ऑप्टिमम होगा और बाद मेटल जैसे स्टेनलेस स्टील इसका ज्यादा है। इस तरह नेचुरल मटेरियल का कम होगा, इस तरह पॉलीमर का भी कम होगा। पॉलीमर में हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग का ज्यादा होगा, थर्मोप्लास्टिक का कम होगा। इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये मैं आपको बता दें कि बाज़ औक़ात ये काम आते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीन किस्म की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। जनरल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, थर्मल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये बाज़ औक़ात में ये हमारे काम आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये आपको बता दिया, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। डाई इलेक्ट्रिक टेंडेंसी ऑफ एन इंसुलेटर टू बी पोलराइज्ड,
एक इंसुलेटर को हम पोलराइज कर ले, पोल में कन्वर्ट, आयन में कन्वर्ट कर लें, तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ब्रेक डाउन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच एन इंसुलेटर ब्रेक डाउन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in a material is called refractive index। तो मुख्तलिफ किस्म की ग्लासेस के लिए हम refractive index मालूम करते हैं। refractive index अगर 1 के बराबर हो, इसका मतलब है entire incident light enter the material। refractive index 1 के बराबर हो तो मटेरियल ग्लास में एंटर होता है, ग्रेटर देन 1 हो तो बाज रेज एंटर होते हैं और बाज रिफ्लेक्ट होते हैं। जो रिफ्लेक्ट होते हैं उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, जो निकलते हैं उसको हम रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम मुख्तलिफ लॉज, स्नेल्स लॉज, मुख्तलिफ लॉज है जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसमें अगर 1 के बराबर हो तो पूरी रेज रिफ्रैक्ट होते हैं, अगर 1 से ग्रेटर हो तो बाज रेज रिफ्लेक्ट होते हैं और बाज रिफ्रैक्ट होते हैं। Echo properties contain a production energy required to extract 1 kilogram of the material from its ore and feedstock। Carbon dioxide production, mass of carbon dioxide released into the atmosphere during the production of 1 kilogram of material। कितना environment खराब होता है इस वजह से, तो वो हम मालूम करते हैं। Environmental resistance, wear, oxidation and corrosion are difficult to quantify since, मतलब environmental पैरामीटर कौन से हैं, वियर एंड टियर है, ऑक्सीडेशन है, कोरोजन है, ठीक है। ये आसानी से हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सरफेस प्रॉपर्टीज इज अपोज्ड टू बल्क, ये सरफेस प्रॉपर्टीज है, दे इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद एनवायरमेंटल एंड बिटवीन टू मटेरियल, ठीक है। जब इसका ये आपको पता है क्लियर, ऑक्सीडेशन कैसा होता है, कोरोजन कैसा होता है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज कैरेक्टराइज्ड ऑन ए पॉइंट स्केल, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। हम कहते हैं ये मटेरियल वेरी गुड है, ये रेजिस्ट कोरूट नहीं हो सकता, इस तरह ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। आयरन है, आयरन बहुत जल्द ऑक्सीडाइज होता है, तो हम कहते हैं ये पुअर है। इस तरह एलाइज, मुख्तलिफ किस्म एलाई है, आसानी से कोरूट नहीं हो सकता, या उस पर हम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो फिर हमारे साथ वो आसानी से कोरोड या ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि ये वेरी गुड है, ठीक है। वियर रेट मतलब कितनी टाइम के साथ साथ कितना वियर इंक्रीज होता है, तो जितना पुअर मटेरियल हो उतना वियर रेट ज्यादा होगा, जितना वेरी गुड हो उतना वियर रेट उसका कम होगा। When solid slide, the volume of material lost from one surface per unit distance slide। इसका मतलब ये है मटेरियल एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं तो इसमें वियर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वियर रेट हमारे साथ बराबर है W divided by A is equal to KA P, where K is or wear constant characterize the wear resistance of material। यूनिट है मीटर पर पास्कल, मेगा पर पास्कल, ठीक है। A is area of the surface and P is the normal force passing them together। A हमारे साथ ये area of the surface है और P हमारे साथ normal force है। corrosion, the two main types are dry corrosion और wet corrosion, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से आ जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं जो सेल्स में है, ठीक है, उसको हम ड्राई कोरोजन कहते हैं। वेट कोरोजन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मच मोर कॉम्प्लेक्स देन ड्राई, कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेड, वेरी गुड, वेरी पुअर, गुड, पुअर, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेड हम इसको देते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता, जनरल प्रॉपर्टी में डेंसिटी और दूसरा प्राइस है जो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे थर्मल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कि 3 किस्म की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है या एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी नहीं जितने पहले 3 किस्म के हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मेरा ख्याल में इतना मुश्किल नहीं था, फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।